हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर लेकर के। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, जिस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं मास्टर प्रॉब्लम। ठीक है, मास्टर प्रॉब्लम, इसको हम लोग आंटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं बेस थ्योरम भी सिखाऊंगा। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन में क्या है वो समझना। A lady has a purse in which she has 3 compartments, compartment 1, compartment 2 and compartment 3. Compartment 1 contain 1 rupee coin, 2 paisa coin. Compartment 2 contain 2 rupee coin, 3 paisa coin. Compartment 3 contain 3 rupee coin, 4 paisa coin. Clear? She randomly select a compartment and draw a coin. She randomly select a compartment and draw a coin. Draw a coin. She randomly select a compartment and draw a coin. FTPT. FTPT. Event A. ठीक है. The drawn coin is a rupee coin. Is rupee coin. Event B, the drawn rupee coin comes from compartment B, sorry, compartment 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही हो गया। मास्टर प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेस थ्योरम का कंसेप्ट और काफ़ी चीज़ें इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर्मूले वाइज भी सिखा दूंगा, किस तरीके से हो रहा है वो समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना करके भी सिखाऊंगा। तो हुई क्या पिक्चर, आइए वो समझते हैं। कि एक वो था, क्या था, आंटी का पर्स था। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट थे, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2 और कंपार्टमेंट 3। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे 1 रुपए का पैसा पड़ा हुआ था, रुपए का सिक्का पड़ा था, 2 पैसे के सिक्के पड़े थे, 2 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ था, 3 पैसे के सिक्के पड़े हुए थे, 3 रुपए के सिक्के पड़ा हुआ था, 4 पैसे के सिक्के पड़े हुए थे। ठीक, ये कंपार्टमेंट 1 था, ये कंपार्टमेंट 2 था और ये कंपार्टमेंट 3 था। एक इवेंट हुआ, कॉइन इज सेलेक्टेड। ठीक है, शी रैंडमली सेलेक्ट अ कंपार्टमेंट एंड ड्रॉ अ कॉइन। ये एक इवेंट हुआ। अब हमें बताना है कि ये जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट से पहले तो हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की, फिर बात कर लेंगे हम लोग किसकी, फिर हम लोग बात किसी कर लेंगे किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। कि द ड्रॉन कॉइन इज अ रुपी कॉइन, रुपए का सिक्का आया। ठीक है, तो भाई देखो, रुपए का सिक्का आने की जो सिचुएशन है वो इस तरीके से होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये है वो इवेंट, रुपए का सिक्का आना। ठीक है, कॉइन इज अ रुपी कॉइन, तो ये इवेंट ए था, तो ये इवेंट ए हो गया। अब जो ये इवेंट ए हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, ये या तो इस वाले हिस्से से आया होगा, या फिर इस वाले हिस्से से आया होगा, या फिर इस वाले हिस्से से आया होगा। क्या मैंने सही बोला? ठीक है, तो इसको लिखना शुरू किया। तो ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन ए, ब्लू वाले पूरे को हम शेडेड 3 हिस्से में कवर कर रहे हैं, कि फर्स्ट और एक का इंटरसेक्शन से बना होगा, या सेकंड और एक के इंटरसेक्शन से बना होगा, या थर्ड और एक के इंटरसेक्शन से बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रही है। ये 2 चीज़ें हो रही हैं, एक कंपार्टमेंट से एक सिक्का आ रहा है, कंपार्टमेंट से सिक्का आ रहा है, कंपार्टमेंट से रुपए का सिक्का आ रहा है। अब मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला होगा कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन ए के 2 फॉर्मूले हैं, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन आई लिख दूँ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
आई गिवन ए लिख दूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखने का मतलब रुपए का सिक्का आया, कंपार्टमेंट 1 से आया, जब रुपए का सिक्का आया तो पहले रुपए का सिक्का आएगा कि पहले कंपार्टमेंट आएगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले कंपार्टमेंट आएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा कि फर्स्ट कंपार्टमेंट खुला इनटू रुपए का सिक्का आया जब फर्स्ट कंपार्टमेंट खुला, ठीक। सेकंड कंपार्टमेंट खुला इनटू रुपए का सिक्का आया जब सेकंड कंपार्टमेंट खुला, प्लस थर्ड कंपार्टमेंट खुला इनटू रुपए का सिक्का आया जब थर्ड कंपार्टमेंट खुला। होपफुली मैं अपनी बात बता पाने में कंफर्टेबल रहूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट खुलेगा 1/3 क्योंकि तीनों इक्वी प्रोबेबल है, ये तीनों इक्वी प्रोबेबल है। वो साइज से मच रहे हैं, नहीं सर ये छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तीनों इक्वी प्रोबेबल है, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट का साइज बड़ा है, सेकंड का छोटा है, थर्ड का और छोटा है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। और अगर कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो हम हमेशा क्या मानते हैं? इक्वी प्रोबेबल मानते हैं। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का खुलना, सेकंड का खुलना, थर्ड का खुलना इक्वी प्रोबेबल है, तो इस कंपार्टमेंट की खुलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन आई, ए इंटरसेक्शन रुपए का सिक्का आया फर्स्ट कंपार्टमेंट से, रुपए का सिक्का आएगा फर्स्ट कंपार्टमेंट से, तो 1 रुपए का सिक्का था, टोटल 3 सिक्के थे, प्लस सेकंड कंपार्टमेंट खुला, रुपए का सिक्का आया, 2 रुपए के सिक्के थे, 5 टोटल सिक्के थे, प्लस 1/3 इंटू रुपए का सिक्का आया 3 टोटल 7, ठीक है। थोड़ा सा इसको सजा दिया तो नीचे बन गया ये एलसीएम, जो भी आ जाएगा कैलकुलेट कर लेना। तो इसकी वैल्यू आएगी 315। ऊपर मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम आप ले लोगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। 32 + 42 + 45, ठीक है। दैट विल बी कम टू 122/315। एक बार अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, फिर मैं बात करना स्टार्ट करूँ। लास्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वो पोर्शन था जहाँ से रुपए का सिक्का आएगा। तो कंपार्टमेंट 1 खुला, रुपए का सिक्का आया, कंपार्टमेंट 1 खुला, कंपार्टमेंट 2 खुला, रुपए का सिक्का आया जब कंपार्टमेंट 2 खुला, कंपार्टमेंट 3 खुला, रुपए का सिक्का आया जब कंपार्टमेंट 3 खुला। कंपार्टमेंट 1 खुलेगा 1/3, रुपए का सिक्का आएगा कंपार्टमेंट 1 से 1/3, कंपार्टमेंट 2 खुलेगा 1/3, रुपए का सिक्का आएगा 2/5, कंपार्टमेंट 3 खुलेगा 1/3, रुपए का सिक्का आएगा 3/7। सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे लिख करके 122/315। आप सोच रहे हो सर आपने ऐसे क्यों लिखा, उसका रीजन है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 122/315, करेक्ट है। अब 122/315 को हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 122/315 का क्या मतलब है कि आंटी ने पर्स में हाथ डाला 315 बार सिक्का निकालने के लिए। आंटी ने पर्स में हाथ डाला 315 बार सिक्का निकालने के लिए, और जो रुपए का सिक्का निकला उनके जब उन्होंने हाथ 315 बार डाला तो उसमें 315 कॉइन्स निकाले। 315 कॉइन्स में 122 बार रुपए का कॉइन आया उनके हाथ में और रिमेनिंग टाइम पैसे का कॉइन आया है। पहली पिक्चर तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी पिक्चर, 122 बार जो रुपए का कॉइन आया है तो कंपार्टमेंट 1 में भी उनका हाथ गया होगा, 2 में भी गया होगा, 3 में भी गया होगा। तो कंपार्टमेंट 1 से 32 बार रुपए का सिक्का आया होगा, कंपार्टमेंट 2 से 42 बार 42 टाइम्स, कंपार्टमेंट 3 से 45 बार 45 टाइम्स, ठीक। अब बात आती है इवेंट बी की। द ड्रॉन रुपी कॉइन कम्स फ्रॉम कंपार्टमेंट 2। ये है हमारा बेस थ्योरम, इसे हम लोग बोलते हैं बीटी, बेस थ्योरम, BAYES, बायस थ्योरम कहलाता है, शॉर्ट में बेस बोलते हैं, ठीक है। बायस थ्योरम कहलाता है ये। तो भाई 122 बार रुपए का सिक्का है जिसमें 32 बार फर्स्ट कंपार्टमेंट से, 42 बार सेकंड कंपार्टमेंट से, 45 बार थर्ड कंपार्टमेंट थे। तो उसने पूछा था रुपी कॉइन कम्स फ्रॉम कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 2 से इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 122 हो गया टोटल, और कंपार्टमेंट 2 आया होगा तो 42। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी शुड बी कम आउट टू बी 42/122, ठीक है भाई। 122 बार रुपए का सिक्का आया, कंपार्टमेंट 2 से आया 42 बार, कंपार्टमेंट 1 से 32 बार, कंपार्टमेंट 3 से 45 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रुपए का सिक्का कंपार्टमेंट 2 से आया है? तो 42 अपॉन टोटल 122। क्लियर? एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे और देख लेते हैं। अच्छा कंसेप्ट है, बेस थ्योरम को भी कवर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए।
हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। जैसे भी हमने अभी 2 इवेंट की बात की थी, वैसे 3 इवेंट डिफाइन इन एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3 इवेंट डिफाइन इन एन एक्सपेरिमेंट, 3 इवेंट्स डिफाइन इन एन एक्सपेरिमेंट, डिफाइन इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, 3 क्लब्स ABC, 3 क्लब्स ABC, ठीक है, विथ 40, 50, 60 मेंबर्स। 3 क्लब्स हैं ABC, 40, 50, 60 मेंबर्स हैं हर क्लब में। क्लब ए में 40, क्लब बी में 50, क्लब सी में 60। ठीक है, फुल स्टॉप। 10 मेंबर्स, ठीक है, 10 मेंबर्स इन ऑल 3 क्लब्स, इन ऑल 3 क्लब्स, 10 members in all 3 clubs, and 70 in exactly 1 club. In exactly 1 club. 70 in exactly 1 club. FTPT. FTPT. A randomly selected member has a membership of exactly 2 club. FTPT, a randomly selected member has a membership of exactly 2 club. Of exactly 2 clubs, has a membership of exactly 2 clubs. ठीक है, तो क्या फंडा है आइए वो समझते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को स्पिन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। एक क्लब ए था, एक क्लब बी था और एक क्लब सी था। ठीक है, आप लोग को याद होगा PNC मैंने आप लोग को एक होलू टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो ABC 3 क्लब दे रखे हैं और इन 3 क्लब के मेंबर्स की बात कर रखी है उसने। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे अपन ने पीछे 2 के लिए किया था वैसे इसको कर लेते हैं। इसको मैं A से लिख रहा हूँ, इसको मैं B से, इसको मैं C से, इसको मैं D से, इसको मैं E से, इसको मैं F से और इसको मैं G से। ठीक है, तो ये 3 क्लब की सिचुएशन होगी ABCDEFG। अब जो दिया गया आइए उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं, फिर जो पूछा गया उसके आंसर लिख देंगे सीधे। तो ये याद रखना, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ये भी शायद पुराना IIT का ही क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 3 इवेंट का, 2 इवेंट का अपन ने क्वेश्चन कर लिया, तब 3 इवेंट की बात कर रहे हैं। तो 40 जो मेंबर है वो A में है, मतलब A मतलब क्लब ए का मतलब हो गया A प्लस D प्लस G प्लस F, दैट विल बी इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसी तरीके से B प्लस D प्लस G, B प्लस D प्लस G प्लस E, दैट विल बी कम आउट टू बी 50। And similarly C plus E plus G plus F, that will be come out to be 60। ठीक है, 10 members in all 3 clubs, मतलब G is equals to 10 है। सेकेंड कंडीशन G is equals to 10 है। एंड थर्ड है 17 exactly 1 club, exactly 1 club मतलब A plus B plus C, A plus B plus C is 70। इन तीनों को जोड़ दो तो यहाँ से आ जाएगा A plus B plus C, that is 70, 2 times G, 2 times F and 2 times E, तो 2 टाइम्स ऑफ G प्लस E प्लस F आ जाएगा, सॉरी D प्लस E प्लस F आ जाएगा, प्लस 1 2 3 3 टाइम्स ऑफ G आ जाएगा। G का मतलब हो गया 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 4 10 5 15 150 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास D प्लस E प्लस F की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वो 150 माइनस 30, 120 माइनस 30 50 25। क्या मेरी बात समझ में? किस तरीके से कैलकुलेशन की फटाफट बहुत तेजी से। टाइम बहुत मैटर करता है पेपर के अंदर, ये बात आपको पता है। टाइम कैसे बचाना है वो कैलकुलेशन फास्ट करके, ठीक है।
उसने बोला है कि रैंडमली सेलेक्टेड मेंबर हैज अ मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। एग्जैक्टली 2 क्लब मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। यानी कि जो इवेंट था उस इवेंट को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डी प्लस ई प्लस एफ, और सैम्पल स्पेस में क्या होगा, कहीं से भी आया हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सबकी वैल्यूज रख दी तो डी प्लस ई प्लस एफ 25 हो गया और नीचे वाले का हो गया 70 प्लस 25 प्लस 10। ठीक है, तो ये 3 क्लब वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम लोग फॉर्मूले से कैसे इंटरप्रेट करते थे, उसी तरीके से हम बात करेंगे 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि 3 इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और बेटा उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, a coin is tossed twice, a coin is tossed twice। ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। ठीक है, 3 इवेंट हुए, इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी। एक्सपेरिमेंट के बाद इवेंट ए आया, इवेंट बी आया और इवेंट सी आया। ठीक है, अब हम इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी की बात करते हैं। तो इवेंट में है हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस। इवेंट बी है हमारा हेड ऑन सेकेंड टॉस, हेड ऑन सेकेंड टॉस। ठीक है, और इवेंट सी है एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर्स। ठीक है, वो बोला चेक इंडिपेंडेंसी ऑफ, चेक इंडिपेंडेंसी ऑफ, इंडिपेंडेंसी ऑफ एबीसी, कि एबीसी कैसे इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। एबीसी कैसे इवेंट्स होंगे ये चेक करना है हमें, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे, किस तरीके से होंगे उसके बारे में बात करनी है अपने को। ठीक है, तो क्या किया जाता है पहले तो वो समझते हैं। तो इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी को जरा मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और किस तरीके से मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ उसको भी समझते हैं। इवेंट ए क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस मतलब हेड टेल या फिर हेड हेड। ठीक है, ये हो गया इवेंट ए। इवेंट बी में हेड ऑन सेकेंड टॉस, तो या तो फिर टेल हेड या फिर हेड हेड। ठीक है, फर्स्ट टॉस या फिर सेकेंड टॉस, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर, तो या तो हेड टेल गिरे या तो फिर टेल हेड गिरे, तो एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर। तीनों इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछता, प्रोबेबिलिटीज अगर आपसे पूछ लूँगा तो पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, हेड टेल, हेड हेड, हाफ 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 हाफ, 1/4 1/4 1/2, हाफ टेल यानी कि हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ, अल्टीमेटली हाफ। इवेंट बी की पूछूंगा, टेल आएगा 1/2, हेड आएगा 1/2, हेड आएगा 1/2, हेड आएगा 1/2, अल्टीमेटली 1/2। इवेंट सी की पूछूंगा, हेड आएगा 1/2, टेल आएगा 1/2 प्लस हेड आएगा 1/2, टेल आएगा 1/2, हेड आएगा 1/2, अल्टीमेटली 1/2। तो बेसिकली हर इवेंट ए की, बी की और सी की खुद की अगर मैं प्रोबेबिलिटीज़ की बात करता तो सब इक्वी प्रोबेबल आ गए, हाफ 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 करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इवेंट कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट है, पेयर वाइज है, म्यूचुअली है। देखो 3 इवेंट्स की जब बात करी जाती है तो अपने को 4 केसेस चेक करने पड़ते हैं। पहला केस क्या है, पहली चीज़ है कि अगर वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, मतलब हमें ये वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को चेक करेंगे, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, हेड हेड, हेड हेड, हेड हेड आएगा दोनों में। तो हेड हेड और हेड हेड ये आया कॉमन इवेंट, ठीक है, ए और बी का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 1/2, यहाँ से होगी 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, नहीं सेटिस्फाई करेगा। ऐसे हमने चेक की सेकंड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी सी। अगर हो गया तो इंडिपेंडेंट होंगे पेयर वाइज। ठीक है, तो ये भी बी और सी में कॉमन देखिए, बी और सी में कॉमन, टेल हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड कॉमन आएगा तो टेल हेड की 1/2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2 1/2 मतलब सेटिस्फाई करेगा। ऐसे थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर चेकिंग कि 2 इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं अपन,
कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, बी और सी इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको वेरीफाई करें। ऐसे ये भी चेक कर लेना, तो सी और ए में कॉमन आ जाएगा हेड टेल 1/2 इंटू 1/2, दैट विल बी 1/2 इंटू 1/2, यानी कि पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट ये आ गए। 3 कंडीशन हमने चेक कर लिया कि ये बी सी कैसे हैं, ये पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है। अब बात हो रही है क्या ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो चौथी कंडीशन हमें चेक करनी है। चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर पी ए इंटू पी बी इंटू पी बी सी के बराबर आ गया तो मैं बोलूँगा ये म्यूचुअली भी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज हम बोलेंगे ये सिर्फ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो ए बी सी में कुछ कॉमन ढूंढो, ए बी और सी में कुछ कॉमन, तो ए बी सी में तीनों में कुछ कॉमन नहीं, तो ये तो 5 हो गया, 5 मतलब 0, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी यहाँ से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ए बी सी कैसे इवेंट है, तो ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। आई सपोज मैं अपनी बात बताने में सक्षम हूँ और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोज ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेस थ्योरम की, जिसको हम लोग बायस थ्योरम भी बोलते हैं, मतलब बायस थ्योरम की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बेस थ्योरम बोलते हैं, टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम्स होते हैं। देखिए, आपको इस समय मेजरली जो फोकस करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड टाइम में, बट मैं जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे अपन सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बेस थ्योरम की बात करें, इसी को टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोलते हैं। बेस थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला, वो समझ लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए। आंटी का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन कराया ना, उसी पे बेस्ड ये कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आंटी का प्रॉब्लम जो क्वेश्चन कराया था उसी पे बेस्ड ये कंसेप्ट होता है। अब क्या है ये फंडा, उसको समझने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन है, मतलब इसको ये समझ लो B1 B2 B3 कुछ इवेंट्स है, जैसे आंटी का पर्स है ना, आइए मैं थोड़ा सा उसी से आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये BN है। ठीक है, B1 B2 B3 और BN। ठीक है, ये एक इवेंट A हुआ है, तो B1 से हुआ है, इस बात की प्रॉपर्टी बतानी है, ये है टोटल प्रॉपर्टी थ्योरम। तो B1 से हुआ है, इवेंट A हो चुका है, B1 से हुआ है, इस बात की प्रॉपर्टी हो, तो B1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ A। B1 इंटरसेक्शन A का मतलब है कि B1 BI खुला इंटू ए इवेंट हुआ जब बी आई खुला, और ए इवेंट होने के लिए अपने पास सिग्मा है कि बी फर्स्ट बैग खुला उससे इवेंट ए हुआ होगा, सेकंड बैग खुला उससे इवेंट ए हुआ होगा, थर्ड बैग खुला उससे इवेंट ए हुआ होगा। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जनरेशन है। ठीक है, फॉर्मूले से बेटर रहता है कि हम क्वेश्चन से उस चीज़ को समझते। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जैसा आप लोग को पता ही है, तो आइए फिर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। In a test, a student guess, copy, or he know the answer, or he know the answer, know the answer. He copy, he guess, or he know the answer. ठीक है, probability guess करेगा 1/3, probability कॉपी करेगा 1/6, प्रोबेबिलिटी यू नो द आंसर इज 1/2। ठीक है, फुल स्टॉप। प्रोबेबिलिटी हिज आंसर इज करेक्ट, हिज आंसर इज करेक्ट, हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट he copied is 1/8 FTPT. He know the answer FTPT. He know the answer FTPT. He know the answer
given that he copied, he correctly answered। मतलब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक टेस्ट पेपर था, उसमें एक स्टूडेंट या तो गेस करता है या तो कॉपी करता है या उसको आंसर पता होता है। गेस करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कॉपी करेगा 1/6 है, ही नो द आंसर 1/2। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इन तीनों का जब आप सम करेंगे 1/3 + 1/6 + 1/2, तो आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों का सम मिला करके 1 होता है, यानी कि उसको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, या तो वो कॉपी कर ले, या तो वो गेस मार दे, या तो ही उसको आंसर पता हो। प्रोबेबिलिटी हिज आंसर इज करेक्ट, उसका आंसर करेक्ट आया, ठीक है। गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8, मतलब आंसर करेक्ट आया जब कॉपी किया 1/8 है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर गिवन दैट हिज आंसर इज करेक्ट, ठीक। तो अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता तो आंसर देने की उसके पास 3 चॉइसेस थी, ठीक है, या तो वो कॉपी कर लेता, या तो वो गेस कर लेता, या फिर वो नो द आंसर होता, ठीक है। हमें क्या निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, ही नो द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नो द आंसर इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट। अब नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं फटाफट लिखना सिखा रहा हूँ आपको। ये लिखना अगर आप सीख गए तो आपका काम खत्म हो जाएगा, बस बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। आंसर इज करेक्ट, तो अगर आंसर करेक्ट आएगा तो आंसर करेक्ट आने के 3 रीजन थे, या तो ही कॉपी, ठीक है, तो ही गेस द आंसर 1/3, ठीक, ही गेस द आंसर इनटू आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेस द आंसर, या फिर ही कॉपी इनटू आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपी प्लस ही नो द आंसर इनटू आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नो द आंसर, और ऊपर चाहिए हमको के इंटरसेक्शन, मतलब ही नो द आंसर इनटू प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नो द आंसर। सबके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपने को। ही नो द आंसर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नो द आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई ही नो द आंसर 1/2, आंसर इज करेक्ट 1, ही कॉपीड द आंसर 1/6, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपीड। ये देखना प्रोबेबिलिटी इज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8, आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इज 1/8, ठीक है। आंसर इज ही इज गेसिंग 1/3। अब जो ये वाला पार्ट आता है ना, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही गेसिंग, क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के और एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल तरीके होंगे, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उससे आंसर देने के उसके टोटल तरीके कितने होंगे, अगर हमको ये चेक करना है तो अपने पास टोटल तरीके होंगे आंसर देने के उसके पास 2 की पावर 4, 16 तरीके, जिसमें एक आंसर, मतलब एक केस वो भी होगा जब वो आंसर नहीं देगा, तो टोटल हो गया 15। आंसर करेक्ट आएगा, इस चीज को समझना भाई। ABCD अगर 4 ऑप्शन थे अपने पास, ABCD, तो कितने तरीके से आंसर टिक करता है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो सिंगल सिंगल टिक कर दे, ठीक है, तो 4C1 ले ले, सिंगल सिंगल टिक कर दे तो 4 में से कोई एक ले ले, या फिर 2 टिक कर दे 4C2 ले ले, या फिर 3 टिक कर दे तो 4C3 ले ले, या फिर 4 टिक कर दे 4C4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 -1, करेक्ट है। तो टोटल तरीके आंसर देने के हैं 2 की पावर 4 -1, सही तो एक ही होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 4 -1 मतलब 15। कैलकुलेट कर लेना, यू गेट योर आंसर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेस थ्योरम, ठीक है। बायस थ्योरम बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को वर्कआउट करना आपको आना चाहिए, बाकी अपन अभी और देखेंगे फिर उससे वर्कआउट कर लेंगे। बेसिक थ्योरम के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है टी डायग्राम। तो ये मैंने आपको बेस थ्योरम बता दिया, उस पर इलस्ट्रेशन करा दी, बाकी अपन जेईई मेन से क्वेश्चंस में देखेंगे इसको। अब क्वेश्चन करने के एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? ट्री डायग्राम मेथड, ट्री डायग्राम मेथड, ट्री डायग्राम मेथड। पेड़ बनाते जाओ और आंसर लिखते जाओ। ये जो ट्री डायग्राम मेथड होता है ना, ये थोड़ा सा हेल्पफुल भी होता है, और आईटी अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के ट्री डायग्राम से करते हुए दिख जाएंगे, बहुत इजीली दिख जाते हैं। क्या होता है, कैसे प्रोसीड होता है, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं वापस से इसको, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को क्वेश्चन से ही समझना कंफर्टेबल हमारे लिए वही रहता है। तो फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अ बॉक्स ए कंटेन 9 cards 1 to 9 and box B contain 5 cards 1 to 5, ठीक है, फुल स्टॉप। A box is chosen, a box is selected and a card is drawn, and a card is drawn, a card is drawn randomly, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ कार्ड शोज
even number, another card is drawn from same box, and if it shows odd number, another card is drawn from other box, ठीक है। FTPT both card shows, FTPT both card shows even number. Second case, both card shows odd number. Third case, if both cards shows even number, FTPT, it comes from box A, ठीक है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही लिखने में अपने को कितना टाइम लग जाता है, बट ठीक है, अब जो है सो है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर कंसेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया जाना है, वो चीज़ बहुत फोकस करती है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपन क्या कर रहे हैं वो समझते हैं। बॉक्स ए इज कंटेन 9 कार्ड्स 1 to 9, बी कंटेन 5 कार्ड्स, बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड ए कार्ड इज ड्रॉन, रेड कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली लिखा हुआ ये, ठीक है। If card shows even number, another card is drawn from the same box, and if it shows odd number, another card is drawn from the other box. FTPT, both cards shows even, both card is odd. If both shows even, then find the probability they come from box A. तो अपने पास दो बॉक्सेस थे A and B, ठीक है। A से इवन आ सकता है, ऑड आ सकता है, B से इवन आ सकता है, ऑड आ सकता है, ठीक है। अब आपको पता है दो बॉक्सेस दिए गए, कोई बॉक्स भारी हल्का कुछ नहीं बताया गया, तो दोनों बॉक्सेस से कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ होगी। बॉक्स में खोला गया, उससे निकाली गई बॉक्स बी। टोटल 9 कार्ड थे, इवन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 4 6 8 4/9, ऑड आने की हो जाएगी 5/9, ठीक है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5, ऑड आने की हो जाएगी 3/5। ये तो पहली पिक्चर होगी। एक कार्ड निकाला गया, इवन आया, इवन नंबर कार्ड, तो अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम बॉक्स। इवन आएगा तो फिर बॉक्स ए में हाथ जाएगा, ऑड आएगा तो बॉक्स बी में हाथ जाएगा, इवन आएगा तो बॉक्स बी में हाथ जाएगा, ऑड आएगा तो बॉक्स ए में हाथ जाएगा। अगर बॉक्स ए में दोबारा गया तो इवन या ऑड आया होगा, एक इवन ऑलरेडी आ चुका था, 3 बच्चे होंगे, 3/8, ऑड आएगा 5/8, ठीक है। बॉक्स बी से अभी तक कोई भी कार्ड नहीं निकला है, तो इवन आया होगा 2/5, ऑड आया होगा 3/5, ठीक है। बॉक्स बी में हाथ गया होगा, एक इवन आ चुका था, तो इवन आएगा, ऑड आएगा 1/4 और 3/4। बॉक्स ए से आएगा इवन या ऑड, इवन आएगा 4/9, ऑड आएगा 5/9। इसको एक बार समझ लेना अच्छे से, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए से बॉक्स से कार्ड निकला, इवन निकला 4/9, फिर दूसरा भी ए से ही निकलेगा, एक निकल चुका था, 4 टोटल थे, 3 बच्चे होंगे, टोटल कार्ड 9 थे, एक निकल चुका तो 8, तो इवन आने के तो 3/8 हो गए, लेकिन ऑड अभी भी सारे थे तो 5 हो गए, और कार्ड कितने बचे थे 8, ठीक है। ऐसे बी से अब ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो बॉक्स बी में हाथ गया, अभी तक बी से कोई कार्ड नहीं निकला था, तो बी से इवन आएगा 2/5, ऑड आएगा 3/5 एंड सो ऑन। अब उसने क्या बोला है वो देख लो। तो इवेंट ए जो है हमारा, ट्री डायग्राम बना लिया, मैं लिखूंगा उसको। इवेंट ए इवन नंबर आए तो दोनों इवन शो करे तो ये वाला केस मेरे फेवर में होगा, दोनों इवन शो करे तो ये वाला केस मेरे फेवर में होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो कैसे लिखा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, ठीक है। ऊपर देखते रहना और मैं लिख रहा हूँ, आप सामने बोर्ड पे देखिए मैं लिख रहा हूँ। बॉक्स ए खुला, हाफ
उससे इवन आया, इवन होंगे 4/9, ठीक है। फिर दूसरा कार्ड ए से ही आएगा क्योंकि इवन आया था, तो फिर कितने बचे 3/8। या फिर बॉक्स बी खुला 1/2, इवन आएगा 3/5, इवन आएगा सॉरी 2/5, नेक्स्ट इवन आएगा 1/4, 1/4, 2/5, 1/2, 3/8, 4/9, 1/2। देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाए दैट विल बी कम आउट टू बी 2/15। सॉल्व कर लेना, 2/15 आती है शायद। बोथ कार्ड शोज इवन नंबर है, ठीक है। अब इवेंट बी की बात कर लूँ, दोनों कार्ड ऑड नंबर शो कर रहे हैं, तो फिर से भाई मत देखो उसको, डायरेक्ट लिखो। ए में हाथ डाला, ऑड निकाला 3/9, दूसरा ऑड आएगा बी से, तो 3/5, ठीक है, नहीं 5/9 सॉरी, ऑड ना है ना, ऑड 5/9 इंटू 3/5, 5/9 इंटू 3/5 करेक्ट है। प्लस बी में हाथ गया 3/5, ऑड आएगा इंटू 5/9। कैलकुलेट कर लेना जो भी वैल्यू आ जाए इसकी, ठीक है। अब इवेंट सी में बात करते हैं। थर्ड वाला है कि बोथ कार्ड शो इवन नंबर, एफटीपीटी कम्स फ्रॉम बॉक्स ए। तो बॉक्स ए से आया और इवन आया, तो इवन आया तो 2/15 हो गया नीचे, दोनों कार्ड इवन आया 2/15। बॉक्स ए से आया तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये बैठा हुआ है, तो ये हो गया बेस थ्योरम। 4/2, 1/2, 4/9 इंटू 3/8। सिंप्लीफाई कर लेना, जो आंसर होगा वो आंसर है। आई सपोज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस केस, किस तरीके से हमने ट्री डायग्राम को वर्कआउट किया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट मेथड, यू शुड हैव टू बी प्रोसीड अकॉर्डिंगली। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। ठीक है, तो ट्री डायग्राम के बाद अपने पास जो आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज बायनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन बायनोमियल। ठीक है, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, आइए वो समझते हैं पहले। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में किसी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके अंदर से दो ही आउटकम्स हैं, या तो सक्सेस हुई होगी या तो उसका फेलियर हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या तो सक्सेस या तो फेल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मैं स्मॉल पी से और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल क्यू से लिख रहा हूँ, तो जो पी प्लस क्यू होगा वो हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है, जैसे डाई को थ्रो करो और 2 से बड़ा नंबर आया, सॉरी 4 से बड़ा नंबर आया तो सक्सेस है, और 4 से छोटा आया तो फेलियर है। दो ही केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का हमेशा 1 आएगा। अब मान लो अपन ने 10 बार ऐसी डाई को थ्रो किया तो होता 5 बार सक्सेस मिले, हो सकता है 6 बार सक्सेस मिले, हो सकता है 10 के 10 बार में सक्सेस मिले। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द आर सक्सेस की हम बात करते हैं, आर सक्सेस। तो n टाइम्स अगर किसी कॉइन को छाला गया, n टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, r बार सक्सेस मिल रही, तो NCR सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी p थी, तो p की पावर r, और बाकी बार फेलियर होगा तो q की पावर r-1, वेयर p प्लस q क्या होगा 1 के बराबर। तो ये है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये कहाँ से है, वही चीज़ है जैसे मैं बोलूँ कि 10 चेयर थी, 10 चेयर में 4 चेयर पे गुड को बैठाना है और 8 चेयर पे बैड को बैठाना है, तो इसके नंबर ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 8 गुड और 4 को अरेंज कर दिया, गुड के बैठने की प्रोबेबिलिटी p थी, बैड की प्रोबेबिलिटी q थी, तो फॉर्मूला लिख दिया, तो NCR इंटू QR-1। ठीक है, अब जैसे इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख ले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 4 times, is thrown 4 times, a pair of dice is thrown 4 times। ठीक है, if getting a total of 9, if getting total 9 in a single throw, in single throw is a success,
इज अ सक्सेस, ठीक है, इज अ सक्सेस, शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखना है, सक्सेस, FTPT is a success, FTPT of getting a total of 9 thrice, FTPT getting a total of 9 thrice, FTPT getting a total 9 thrice। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि अगर अपन ने पैराडाइज को थ्रो किया है 4 बार, फेंका जा रहा है, ठीक है, कोई पैराडाइज को लिया गया 4 बार, अगर 9 गिर जाता है, टोटल 9 गिर जाता है तो एक सक्सेस कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो वो हो जाएगी कि सैंपल स्पेस तो आ जाएगा आपके पास टोटल कितना 36, 6 × 6, ठीक है, और 9 गिरना है, तो 9 गिरने के अपने पास जो ऑप्शन होंगे कि 2 डाइस पे जो टोटल गिरे वो 9 गिर जाए, तो 5 आए, 4 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 3 आए, 3 आए, 6 आए, 4 केसेस होंगे, सोच लो क्या और कोई केस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो 4 केस होंगे ये, तो P = आ जाएगा 1/9, तो Q = आ जाएगा 1 - 1/9, दैट विल बिकम आउट टू बी 8/9। अब 4 बार में 3 बार टोटल 9 गिर जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट विल बिकम आउट टू बी, 4 बार उछाला गया, 3 बार P 9 गिर जाए तो 1/9 का Q इंटू 8/9, तो 4C3 इंटू 1/9 का क्यूब इंटू 8/9 इज द आंसर। कैलकुलेट करना है 32 कुछ का आएगा 56561, जो भी आ जाए कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन जेईई मेंस वाले देख लीजिएगा आप लोग, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आर्टिकल वाइज मैं कवर करा दे रहा हूँ सारे आर्टिकल्स, कोशिश मेरी पूरी है कि सारे आर्टिकल, भले इलस्ट्रेशन अपन कम ले पा रहे हैं बट ठीक है, आर्टिकल्स पूरे कवर करा रहा हूँ जिससे आपका सब शॉर्ट में रिवाइज हो जाए। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है इसमें कि सिंपल सा फंडा होता है कि कुछ हो रहा है, कोई गेम हम कुछ कंसीडर किया जा रहा है और हमने कुछ किया, उससे सक्सेस मिली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर क्या देख रहे हैं, इसके अंदर इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने किया तो उसके एवज में हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ पैसा कुछ मिलना चाहिए कि हमारे चांसेस ज़्यादा थे। तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू होती है, एक्सपेक्टेशन होती है प्राइस मनी या पैसा, कुछ भी लिख दो आप, प्राइस इंटू जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी इंटू प्राइस को हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू प्राइस को हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। क्या होता है, जैसे आइए क्वेश्चन में इसको समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। 2 players A and B of equal skills, 2 players A and B of equal skills are playing a game, they leave off due to rain, are playing and leave off due to rain, मतलब 2 प्लेयर थे, इक्वल स्किल के थे, खेल रहे थे और उन्होंने मैच छोड़ दिया पानी बरसने की वजह से। When, कब, when A wants 3 points to win, A wants 3 and B wants 2 points to win, 2 points to win, मतलब किस समय मैच रुका, उस समय मैच रुका जब A को 3 पॉइंट चाहिए थे जीतने के लिए, B को 2 पॉइंट चाहिए थे, ठीक है। इफ प्राइस इज 16,000, ठीक है, डिवाइड द मनी इन फेयर वे, डिवाइड द मनी इन फेयर वे, मतलब बिल्कुल शानदार से बिना बेईमानी करे इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों के बीच में, बिना बेईमानी करे इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों के बीच में, ठीक है। ये है
एक्सपेक्टेशन का फंडा, कंसेप्ट इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन का। तो भाई क्या होता है वो समझते हैं। दो प्लेयर थे इक्वल स्किल के, मतलब दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, मतलब दोनों के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी हाफ और हाफ है, ठीक। अब क्या कहानी है कि मान लो मुझे ए को पैसा देना था, तो मैंने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए कि अगर ए विन करता तो प्रोबेबिलिटी ए विन करता, तो अगर ए विन करता तो कैसे विन कर सकता था, आइए वो देखते हैं। तो बी विन करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिस्पेक्टिवली, और उसको प्राइज मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की एक्सपेक्टेशन बी की एक्सपेक्टेशन पता चल जाएगी हमें कि भाई ए क्या एक्सपेक्ट करना है हमसे और बी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, इस बारे में बात कर रहा है वो हमसे। तो प्रोबेबिलिटी ए विन कर रहा है तो ए विन कर रहा है तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन चाहिए हमें। अब ए विन चाहिए तो कैसे ए विन चाहिए, आइए उसको देखते हैं। तो विन की कहानी सुनते हैं पहले, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो ए के विन करने की कहानी देखिए भाई, कि उसने 3 मैच खेले लगातार, तीनों जीत जाए, बहुत शानदार प्लेयर हो गया, तो खटाखट विन 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 हो गया। 2 विन कर जाए, 1 लॉस कर जाए, या फिर विन करे लॉस करे विन करे, सॉरी विन करे, 3 विन करने ना इसको, ठीक है। विन लॉस विन विन, या फिर लॉस विन विन और विन। इसको फील करो। आप बोलोगे सर 1 लॉस फिर विन फिर लॉस कर देगा, अरे भाई अगर 2 लॉस होगा तो सामने वाला जीत गया, जिताना तो मुझे 1 को था, इससे 2 लॉस तो पिक्चर में आएंगे ही नहीं। विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हाफ का क्यूब हो गया। लॉस करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, विन करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हाफ की पावर 4 हो गया, प्लस हाफ की पावर 4 हो गया, प्लस हाफ की पावर 4 हो गया। फटाफट देखिए, फटाफट समझना है इसको, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा पूरा 5/16, 5/16। ये आ गई प्रोबेबिलिटी कि ए जीतता। तो जो ए की एक्सपेक्टेशन होगी, ए की एक्सपेक्टेशन वो होगी 16,000 रुपये प्राइस बनी थी, और 5/16 मतलब ए को 5,000 रुपये मिल रहा है। और अगर ए को 5,000 रुपये मिल रहा है तो बी की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो बी की एक्सपेक्टेशन होगी 16,000 माइनस 5,000, दैट विल बी कम आउट टू बी 11,000। क्लियर? होपफुली फंडा समझ में आया होगा, किस तरीके से किया गया है वो भी समझाया गया है। तो ये एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन कर लिए, बाकी भी देखते हैं जेईई में से कुछ क्वेश्चन करने होंगे अपने को, तो अपन प्रोसीड करेंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इन द लास्ट आर्टिकल, होपफुली द लास्ट आर्टिकल इज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है। तो नेक्स्ट इन द लास्ट आर्टिकल इज द ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड एरिया या एक्सपेक्टेड लेंथ या एक्सपेक्टेड वॉल्यूम कुछ भी लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, एक्सपेक्टेड लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं, एक्सपेक्टेड एरिया अपॉन टोटल एरिया, ठीक है। यहीं पे मैं लिख सकता था एक्सपेक्टेड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, यहीं लिख सकता था मैं एक्सपेक्टेड लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो बेसिकली हम इसी से प्रोसीड करते हैं और इसी से वर्कआउट करते हैं जो भी करना होता है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन को इसको भी बता देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा। A point is selected, a point selected randomly from inside of a equilateral triangle, ठीक है, of side length 5 units, of side length 5 units, FTPT, the distance of the selected point, the distance of selected point from each vertices is greater than 1, क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में, ये वो समझते हैं ध्यान से फटाफट। सिंपल सी चीज है, उसने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था,
जिसकी साइड लाइन 5 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट लिखना है, तो सैंपल स्पेस आ गया, टोटल एरिया दैट विल बी कम आउट टू बी √3/4 इंटू 5 स्क्वायर। कहीं से भी उठा लो पॉइंट को। अब जो फेयरवेल केस है वो है कि जो भी पॉइंट उठाया जा रहा है वो हर वर्टेक्स से वन डिस्टेंस दूर हो, 1 डिस्टेंस दूर हो, 1 डिस्टेंस दूर हो, 1 1 1 1 1 1, मतलब जो पॉइंट उठाया गया है, सॉरी, वो इस वाइट वाले पोर्शन से उठाया गया है। तो ये हमारा फेवरेबल एरिया आ रहा है और ये हमारा टोटल एरिया आ रहा है। तो फेवरेबल एरिया सिंपल सा है, टोटल एरिया में से ऑरेंज वाले में से √3/4 इंटू 5 स्क्वायर माइनस कर दो ये 3 ट्राइंगल। अब ये 3 ट्राइंगल होंगे 60 60 60 60 60 60 180, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू थीटा π/3 इंटू r स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बस ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है इवेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को पूरा कवर कर लिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के देखते हैं। तो चलिए, ये मैं कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ध्यान से देखते हैं, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से और टाइम कम होने की वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर करा पा रहा हूँ, बट आपको मैंने थ्योरी में काफ़ी चीज़ें कवर करा ली हैं। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से हम आइडिया लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जो कराया गया है वही पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। Find the minimum number of times a fair coin must be tossed so that the probability of getting at least one head is more than 99%. At least one head, कम से कम एक हेड आए, तो एटलीस्ट के केस में हम करते हैं 1 माइनस नो हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। तो 1 माइनस नो हेड मतलब 1/2 की पावर n इज एटलीस्ट, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 99/100। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से n की वैल्यू 7 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी की तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, an n contains 5 red 2 green balls, a ball is drawn at random, if the drawn is green, a red added and a red then green added, the original ball is the original ball not returned to the urn, बैग में वापस से डाली नहीं जाती। now a second ball is drawn at random from it, find the probability it is red। ठीक है, तो पहली बॉल को निकाला गया तो रेड आ सकती थी, दूसरी रेड आएगी, या फिर पहली ग्रीन आई थी तो दूसरी रेड आएगी। दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि पहली रेड आई होगी फिर दूसरी रेड आएगी, पहली ग्रीन आई होगी दूसरी रेड आएगी। अगर पहली रेड आई होगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 5/7। ठीक है, दूसरी रेड आएगी, तो दूसरी रेड आएगी तब जब पहली रेड आ चुकी थी, तो दूसरी रेड आने के लिए पहली रेड आई अगर होगी तो मैंने एक ग्रीन ऐड किया होगा, तो अपने पास 4 रेड और टोटल बॉल है तो अभी भी 7 ही रहेंगी, लेकिन ऊपर हो जाएंगी 4 रेड, तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, पहली ग्रीन आएगी 2/7। ठीक है, दूसरी रेड आएगी तो 5 और 1 6/7। कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास दैट विल कम आउट टू 32/49। ठीक है, सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लेंगे आप 32/49। इसलिए कि थर्ड पे चलते हैं। Let n be are the two events such that exactly one of them occurs is 2/5, A or B occurrence occurs, A or B occurs is 1/2, find the probability both occur। ये वही वाला जो हमने वेन डायग्राम में वर्कआउट कर रखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B मतलब A यूनियन B दे रखा है तुम्हें 1/2, एग्जैक्टली 1 occur मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट A, एग्जैक्टली वन ऑफ देम occur इज 2/5 हो गया। और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बताओ। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूले से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को निकालेंगे तो वेन डायग्राम से देखना हो तो वेन डायग्राम से देख लो। ये गिवन, इसका और इसका सम गिवन है और टोटल गिवन है। तो जो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा वो इस A यूनियन B से इसको माइनस करके आएगा, तो 1/2 माइनस का 2/5, तो नीचे आएगा 10, 5 - 4 1/10, अल्टीमेटली 0.1। अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, A यूनियन B से माइनस कर दिया A नॉट B प्लस B नॉट A को। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। 2 cards are drawn from a successfully with replacement from a 52 cards. X denote the random variable of A's obtained in 2 drawn cards. A's इक्का आना X रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इक्का है या फिर दोनों इक्के हैं, 2 कार्ड आपने निकाले।
तो पहला एक एज आए दूसरा एज ना आए, या फिर पहला एज आए ना आए दूसरा एज आए, या फिर, ठीक है, ये तो पहला वाला केस हो गया 1 के लिए, और दोनों एस आए, तो एस आए और एस आए, ठीक है। तो पहला एस आए दूसरा एस ना आए और पहला एस ना आए दूसरा एस आए की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, तो 2 टाइम्स बनेंगे 2 केसेस। एस आने की प्रोबेबिलिटी है 4/52, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी है 48/52, ठीक है। हाँ, 2 कार्ड्स अराउंड सक्सेसिवली ना, हाँ ठीक है, एक साथ निकालेंगे। तो ऐसे दोनों एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो 4/52 इंटू 4/52, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी कम आउट टू बी 25/169, 25/169। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत लिमिटेड टाइम में मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। क्वेश्चंस लिमिटेड करा पाया हूँ, लैक ऑफ द टाइम। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में लिखने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो आप एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। होपफुली यू पीपल हैव टू बी वर्कआउट वेरी गुड आफ्टर दिस लेक्चर इन प्रोबेबिलिटी। थॉरली कुछ एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, लैंग्वेज को पकड़ करके तब क्वेश्चन को करना। प्रोबेबिलिटी में आपको श्योर शॉर्ट चैप्टर है और इजीली हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।